नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर स्वाति, फिज़ियोथेरेपिस्ट। आज का अपना टॉपिक है पैरालिसिस। पैरालिसिस अभी जो लकवे की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा होती है और इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर जो मेरे पेशेंट्स होते हैं वो मुझसे पूछते हैं, उनके रिलेटिव्स मुझसे पूछते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है आजकल, तो इसका क्या प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि एक बार ली और ठीक हो जाए? तो इसका आज अपन इस पर अपन बात करेंगे और साथ में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं जो पैरालिसिस पेशेंट की जितनी भी एक्सरसाइजेस होती है बिगनिंग से एंड तक की, उन सब की अब अपन सीरीज़ स्टार्ट करेंगे ताकि अगर आप घर पर भी बैठकर एक्सरसाइजेस करना चाहें तो बहुत आसानी से कर लें। लेकिन उससे पहले अपन उसके बारे में शुरुआती बात कर लेते हैं कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो कि पैरालिसिस पेशेंट्स को एक बार खाने से ठीक हो जाए। पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं, वो इसलिए दी जाती है ताकि उनकी जो बीपी है वो वापस से ना बढ़े, वापस से जो प्रॉब्लम हो चुकी है वो डबल प्रॉब्लम ना हो। और बहुत सारे जैसे यूरिन इन्फेक्शन है एंड उनकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो ना कम हो, इन सब के लिए उनको मेडिसिन दी जाती है। पर इसलिए बिल्कुल नहीं दे सकते कि आपके हाथ और पैर चल जाएँगे। हाँ, देते हैं बट वो मतलब उतना वर्क नहीं करती है कि इंस्टेंट, जैसे बोलते हैं कि जैसे फ़ीवर की मेडिसिन आपने खाई, आधे घंटे बाद वर्क किया और ठीक हो गए। इसमें तो पैरालिसिस पेशेंट्स में ऐसा होता है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो धीरे-धीरे एक्टिवेट होते हैं। हाँ, मेन प्रॉब्लम क्या होती है अपन वो बात करते हैं। पैरालिसिस पेशेंट्स में क्या है कि अपने जो सर होता है उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है, उस ब्लड सप्लाई में कहीं पर भी ब्लॉकेज आ जाना बहुत तरीके से होता है, लेकिन मैं बेसिक लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ कि अगर ये मेरा इतना हाथ है पूरा, ये अपना ब्रेन समझिए, अपना मस्तिष्क है ना? जो उँगली है ये मेरी, ये अलग-अलग पार्ट्स हैं, ठीक है? अगर इस एरिया में नर्व्स जो ब्लड सप्लाई हो रही थी, उस ब्लड सप्लाई बंद हो गई और इतना एरिया अगर उस टाइम तक, जैसे कि जो ब्लॉकेज होता है या जो ब्लड सप्लाई रुकती है वो सेकंड्स में रुकती है, मिनट्स में भी नहीं। तो 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, जितने भी सेकेंड में वो रुकी है, जिस एरिया में वो ब्लड नहीं जा पाया है, उस एरिया के टिश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। या उस एरिया में भर जाता है, ब्लड भरने की वजह से भी टिश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। तो जिस एरिया में ब्लड की सप्लाई रुक गई है या फिर ब्लड ओवरफ्लो हो गया है, वहाँ के टिश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं पैरालिसिस पेशेंट या लकवे में। तो अपन क्या करते हैं, जब अपने एज अ फिजियोथेरेपिस्ट अपना क्या रोल होता है कि जब ये हो गया है तो आपके जो ये दोनों पार्ट्स होते हैं, इस तरफ का मस्तिष्क और इस तरफ का, तो जब इस तरफ के मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम होती है तो उल्टा हाथ या पैर काम करना बंद होता है। अगर इस साइड में दिक्कत होगी, राइट साइड में दिक्कत होगी, तो लेफ़्ट साइड का हाथ एंड पैर आपका काम करना बंद करेगा। साथ में ही अगर लेफ़्ट में दिक्कत होगी तो राइट के बंद करेंगे, ठीक है? लेकिन जब लेफ़्ट में दिक्कत हो गई, राइट के हाथ एंड पैर काम करना बंद कर चुके हैं, तब अपन क्या करते हैं, फिजियो और एक्सरसाइजेस के थ्रू अपने लेफ़्ट ब्रेन तो डीएक्टिवेट हो गया है लेकिन राइट अभी भी वर्क कर रहा है। जो जिस साइड में अपन को पैरालिसिस हुआ है उस साइड का ब्रेन वर्क कर रहा है, उसके अपोजिट साइड का ब्रेन खराब होता है। तो अपन इस साइड वाले ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं कि भाई ये काम नहीं कर पा रहा है लेकिन आप कर सकते हो। जैसे होता है ना, हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है सीधे हाथ में, तो हम उल्टे हाथ से खाना खाना शुरू कर देते हैं, उल्टे हाथ से काम करना सीख जाते हैं। ऐसे ही अपन अपने दूसरे साइड के मस्तिष्क को रेडी करते हैं कि वो सीखे, वो तैयार हो कि अब ये सारी जो एक्सरसाइजेस है, ये सारी जो चीज़ें हैं अब आपको करनी है एंड अपने को मेंटेन करके चलना है। ये हम फिजियोस में करते हैं, एक्सरसाइजेस के थ्रू करते हैं, ठीक है? फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़ आती है कि जैसे पैरालिसिस जो पेशेंट्स होते हैं, हम कहते हैं कि बहुत लंबा टाइम हो रहा है फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, या कुछ मतलब कितनी फास्ट रिकवरी होती है, कितने दिनों में ठीक हो जाएंगे। इसका क्राइटेरिया ऐसा होता है कि जिसकी जितनी कम एज होगी वो उतनी जल्दी ठीक होगा, क्योंकि उसका मस्तिष्क उतना एक्टिव होगा, उनके न्यूरॉन्स इतने एक्टिव होंगे, वो इतनी जल्दी फास्ट रिकवर कर जाएंगे। एज के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें होती है। दूसरा, पर्सन की एक्टिविटीज़ पे भी, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव था
जब उनको पैरालिसिस हुआ या लकवा हो उससे 5 दिन पहले 2 दिन पहले तक वो बहुत एक्टिव होते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क वाला काम करते हैं और अचानक उनको होता है तो वो पेशेंट ज़्यादा फास्ट रिकवर कर जाएगा, क्योंकि उनके जो टिश्यूज़ हैं बहुत एक्टिव है, उनकी जो नर्व सप्लाईज़ है, ब्लड सप्लाई है वो बहुत एक्टिव है, तो वो फास्ट रिकवर करेंगे। वहीं जो पेशेंट्स होते हैं जो स्लो हो जाते हैं टाइम के साथ, जैसे एज में क्या होता है, जैसे 60-70 एज हो गई तो दादा दादी वो क्या होते हैं, वो घर पे रेस्ट कर रहे होते हैं, उनको हार्ड वर्क का काम नहीं होता है, वो बिल्कुल रेस्टिंग फेज़ में होते हैं। रेस्टिंग फेज़ में होते-होते फिर उनको ये ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनकी बॉडी उतना एक्टिव नहीं होती है, और फिजियो में या एक पैरालिसिस में क्या होता है, फिर एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है अपने इस दूसरे मस्तिष्क को, मतलब अपन को ट्रेन करना है तो बहुत एक्सरसाइजेस की नीड होगी, उतनी एक्सरसाइजेस वो नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से उनकी जो रिकवरी है वो स्लो चली जाती है, क्योंकि वो उतना वर्किंग में नहीं थे, उनको मतलब आदत नहीं थी, वो आराम वाले फेज़ में चले गए थे। आराम के बाद में जब आपने वापस से उनको एक्सरसाइजेस करना शुरू किया, उनको एक्टिव कर रहे हैं, तो वो वाली जो फेज़ है वो उतनी जल्दी एडप्ट नहीं कर पा रहे, उसमें ढल नहीं पा रहे। उसकी वजह से जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें रिकवरी स्लो हो जाती है, ठीक है। फिर साथ में अपन को और क्या-क्या ध्यान रखना पड़ता है, पैरालिसिस पेशेंट्स में सबसे मेन क्या होता है कि जैसे ही घर में किसी को लकवा हुआ है, पैरालिसिस हुआ, तो क्या होता है, घर के बाकी मेंबर्स उस काम को एडप्ट हो जाते हैं, उन कामों को संभाल लेते हैं। उनके कामों को सारों को आप संभाल लोगे तो फिर पेशेंट को लगता है कि मेरे काम तो हो रहे हैं, मैं क्यों ठीक हूँ? मुझे क्या ज़रूरत पड़ रही है काम करने की, जब काम चल रहा है तो। आप काम भले ही कीजिए, लेकिन सामने पेशेंट्स को ये बता के रखिए कि ये काम हमने आपके लिए छोड़ रखा है, जब आप ठीक होंगे तब आप ये काम करना है आपको, ये तब तक कोई नहीं कर रहा है। या उनको फ़ील होना चाहिए कि मेरी फैमिली में मेरी नीड है, मतलब मेरे को ठीक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी फैमिली को मेरी नीड है। कभी-कभी क्या होता है कि सब अपने-अपने काम लग जाते हैं, तो फैमिली जो पेशेंट्स होते हैं उनको लगता है मेरी नीड नहीं है तो मैं इतना एफर्ट्स क्यों करूं, तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी अब आपको भूख लग रही है, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको भूख लग रही है, घर पे खाना देने वाला कोई नहीं है, आपको उठ के खाना लेना ही पड़ेगा। लेकिन सेकेंड थिंग क्या होती है कि खाना आपने यहाँ बोला और 4 जने आपके लिए खाना लेके आ गए, तो वो एक स्टेबल लाइफ हो जाती है कि उनको कंफर्ट जोन में चले जाते हैं वो, कि हमें बहुत अच्छी पैम्परिंग मिल रही है, सब हो रहा है, तो हम क्यों इतनी मेहनत करें, क्योंकि ये जो एक प्रॉब्लम है पैरालिसिस, ये होती सेकेंड्स के लिए है। 1 दिन या 2 दिन आप हॉस्पिटल में रहते हैं, आप घर आ जाते हैं, लेकिन इसमें रिकवरी बहुत स्लो होती है। इसमें आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिनको भी अगर है या जिनकी फैमिली में है, उन्होंने देखा होगा कि उनको कितनी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, छोटी-छोटी चीज़ें सीखनी पड़ती है। मतलब जो कि मैं इस तरीके से मूवमेंट कर रही हूँ, अपने हाथों को चला पा रही हूँ, फाइन मूवमेंट्स कर रहे हैं अपन, ये सब उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो इन सब को वापस से, जैसे छोटे बच्चे को आप सारी चीज़ें सिखाते हैं, वैसे ही आपको रिटर्न बैक छोटी-छोटी चीज़ें उनको सिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है। मेन प्रॉब्लम यही होती है। फिर साथ में क्या है, आप जैसे छोटी-छोटी चीज़ें उनको सिखा रहे हैं, साथ में ही उनको नीड रखिए कि हाँ भाई, हमें आपकी नीड है, आप ठीक होइए, आपको ही ये काम करना है। तो उनको लगेगा कि मैं अभी भी फैमिली में एग्ज़िस्ट करता हूँ, मुझे नीड है, मुझे ठीक होना है। ठीक है। सेकंड थिंग होती है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब हम मेरा एक्सपीरियंस है एज अ फिजियो कि जैसे पेशेंट्स क्या होते हैं, अकेले हो जाते हैं और 50 चीज़ें लग जाती है। एज अ ह्यूमन बींग अपने दिमाग में चलने लग जाती है, जब अपन को थोड़ा सा भी चोट लग जाती है, अरे यार मैं मम्मी को परेशान नहीं करती हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं इनसे बार बार काम करा रही हूँ, तो अपन को खुद ऐसा लगने लग जाता है। तो उनका सोचिए, जो कि 6 महीने से साल भर से बेड पे है, उन्हें कैसा लग रहा होगा। वो खुद से ही अंदर ही गिल्ट फील कर रहे होते हैं कि यार मैं इनसे इतनी मेहनत करा रहा हूँ। फिर अपन अगर बाई चांस, मतलब वैसे नहीं बोलते हैं, फैमिली मेम्बर्स खुद बहुत समझदार होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी कुछ ऐसा करते हैं कि उन्हें पता चल जाए थोड़ा सा कि यार परेशान हो गए हैं आप, तो उनको और ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं। उनकी रिकवरी फास्ट होने की बजाय स्लो हो जाती है। उनको लगता है कि मतलब मैं क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ अब।
तो पेशेंट्स को आपका इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस टाइम पर, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई सिचुएशन है। ये जो सिचुएशन होती है ये सबके घर में बहुत डिफ़िकल्ट होती है, मतलब एक नॉर्मल फैमिली में और कहीं अगर पैरालिसिस पेशेंट्स है तो उनकी फैमिली में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आपको एक मेंबर को प्रॉपरली केयर करनी है, प्रॉपर फूड देना है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपके ऊपर कोई एक बच्चा एक डिपेंडेंट है जिसको आपकी केयर भी करनी है, आपको अपने जो घर चलाना है, आपको अपनी जॉब भी मेंटेन करनी है, घर के काम भी मेंटेन करना है। तो आई नो इट्स टू डिफ़िकल्ट, एंड डिफ़िकल्ट होने की वजह से ये मतलब जो फ्रस्ट्रेशन हो सकती है या मतलब एक थकान होती है, ये कहीं ना कहीं पेशेंट्स पे निकल जाती है, या पेशेंट्स उसको से देख लेते हैं, मतलब ऑब्जर्व कर लेते हैं जो पेशेंट होते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है, मतलब लाइक माहौल अच्छा रखिए, घर का खुश रखिए माहौल को। साथ में ही एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि भाई यार मैं इनको परेशान कर रहा हूँ, ये बार बार मेरे लिए काम कर रहे हैं। आपको हमेशा उनको ये चीज़ें थोड़े थोड़े दिनों में याद दिला देनी है कि आप उनसे परेशान नहीं हो रहे हो, वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, और फैमिली एज अ फैमिली मेम्बर्स आपका काम है, और आप मतलब आपको अच्छा लग रहा है उनकी हेल्प करके। अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो ज़्यादा आपको बुरा लगेगा। तो उनको मतलब ये होता ही है, लेकिन ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट अंदर ही अंदर फील करने लग जाते हैं कि इनसे बार बार काम कराना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कब से ये मेरी सेवा कर रहे हैं, खाना खाना, पानी का नहीं बोल पाते हैं वो कि बार बार परेशान नहीं करना है। तो पेशेंट्स को बार बार थोड़े थोड़े दिनों में आप ये चीज़ समझाइए कि आपको बोलना है, क्योंकि आपको ठीक होना है, हम आपको ठीक होते हुए देखना चाहते हैं। मतलब आप अगर एक गिलास पानी का भी नहीं बोल सकते हो, लेकिन जब 4 दिन बाद आपको यूरिन इन्फेक्शन होगा, कोई तबीयत ख़राब होगी, तो आपको 10 मिनट या 10 सेकंड जो पानी का गिलास देने में लगता है, पूरा दिन हमें देना पड़ेगा आपको। तो उसकी बजाय आप हमें 1 मिनट के लिए परेशान कर लो, ताकि आप वो वाली सिचुएशन नहीं आए। क्योंकि मैं बहुत सारे पेशेंट्स का देखती हूँ, वो कैथेटर रिमूव नहीं करवाते, क्योंकि उनको लगता है फैमिली मेम्बर्स को परेशान करेंगे, बार बार उठाना बिठाना ये बहुत डिफ़िकल्ट है, और नहीं कहेंगे। कभी कभी हमने रिमूव करा भी देते हैं, तो रिमूव कराने के बाद में पेशेंट्स वॉशरूम नहीं करते हैं, मतलब बोलते नहीं है, तो वहीं पर उनके यूरिन इकट्ठी होने लग जाती है, अदर प्रॉब्लम्स उनकी हो जाती है, इन्फेक्शन वगैरह। तो क्योंकि मतलब वो बोलते नहीं हैं, उनको लगता है मैं बार बार परेशान नहीं करूँ। तो बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत है कि वो अपने मेम्बर्स को जो पेशेंट्स हैं उनको इतना कंफर्टेबल फील कराएं कि उनको छोटी से छोटी प्रॉब्लम वो बता पाए, वो परेशान करने के लिए रेडी हो, मतलब कि नहीं ये मेरे घर वाले, मैं इनको ही तो परेशान करूँगा, वो वाला सिचुएशन अपने घर में होनी चाहिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारे घर के मेंबर जल्दी ठीक होने के लिए उनको उतना इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, जैसा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट वो ठीक थे तब होता। चिल्ला चोट मचाना कि जल्दी से मेरे सामान लाओ, मतलब एक हुक्म चलाने वाली जो फैमिली में थी उनकी आदत, वो होनी चाहिए। पेशेंट बनने के बाद उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए मुझे इसको परेशान नहीं करना है, मैं नहीं बोलना चाहता कुछ भी, ये फील उनको नहीं होना चाहिए। अगर आप टाइम टू टाइम उनकी काउंसलिंग कीजिए, थोड़ा सा बैठिए, सोचिए और इन पे काम कीजिए, क्योंकि कम पानी पीने की वजह से यूरिन इन्फेक्शन होता है। यूरिन इन्फेक्शन ऐसी चीज़ है कि बाद में कैथेटर रिमूव नहीं हो पाता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को साथ लेके आता है, और ये सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से अपन सॉल्व कर सकते हैं कि वो टाइम टू टाइम पानी पिए, टाइम टू टाइम अच्छा न्यूट्रिशन लें, खाना अच्छा से खाएं, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, खाना, सारी चीज़ें उनकी टाइम टू टाइम होनी चाहिए। क्योंकि एज अ पेशेंट उनका हार्ड वर्क बढ़ेगा, वो एक्सरसाइजेस करेंगे, तो उनको हर 1-2 घंटे में कुछ न कुछ छोटा मोटा स्नैक्स दीजिए। मैं फूड के बारे में इसलिए नहीं बता रही हूँ ज़्यादा कि कौन सा दें, क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको डाइजेशन इशू होते हैं, क्योंकि वो लेटे रहते हैं, एज भी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ तो उनकी फैमिली समझ जाएगी कि मतलब इनको ये वाला फूड नहीं देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको खाना कम दें, या मतलब ऐसा कि डाइजेशन नहीं होगा तो हेवी नहीं दें, लेकिन लाइट आपको टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, सिट्रिक्स लाइक नींबू है, छाछ है, ये चीज़ आप देना चाहिए आपको, क्योंकि क्या होता है ना, टेस्ट बर्ड्स और खाने का जो होता है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है खटाई खाने से। अपन क्या करते हैं, उनकी खटाई सबसे पहले बंद कर देता है,
उसकी वजह से उनको खाने का मन नहीं करता, उन चीज़ों को खाने का मन नहीं करेगा तो अपने आप वीकनेस आने लग जाएगी। तो थोड़ी सी आपको ऐड करनी चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सीजन है तो ठंड का सीजन है, आप खटाई नहीं नींबू नहीं दे सकते उनको, लेकिन कुछ न कुछ अदर चीज़ ढूँढिए। जैसे गरम में अगर आप नींबू ऐड करोगे तो चलेगा, शिकंजी मत दीजिए और छाछ मत दीजिए, लेकिन खाने में नींबू दे दीजिए। और अगर गर्मी है तो आप उनको छाछ दे दीजिए, दही दे दीजिए, इस तरीके से, ताकि उनको जो खाने का मन करे, खाना अच्छे से खाएंगे तो उनकी जो हेल्थ रिकवरी है वो थोड़ा सा फास्ट होगी। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट मैंने ये ऑब्ज़र्व की है और ये बहुत बड़ी है। फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि उनके पेशेंट्स कैसे ज़्यादा बेटर तरीके से सही हो सकते हैं, क्योंकि आप मेडिसिन ले रहे हो, आप बेस्ट डॉक्टर्स के कांटेक्ट में होंगे, आप आपकी सिटी में बेस्ट फिज़ियोथेरेपिस्ट के कांटेक्ट में होंगे, आप खुद बहुत सारी एक्सरसाइज करा रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा रिकवरी क्यों नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है, रिकवरी मतलब मेरी बातों से हो सकता है नहीं आए, लेकिन आपके घर के माहौल को पॉजिटिव होगा, साथ में ही जो पेशेंट्स है ना उनको कंफर्टेबल अगर आप फील कराओगे तो अपने आप कहीं ना कहीं रिकवरी इन्हेंस होगी। अब अपन बात कर सकते हैं कि एक्सरसाइजेस कैसे करनी चाहिए, कितनी कितनी करनी चाहिए। नॉर्मली जितनी बार आप खाना खाते हैं ना उतनी बार आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। मतलब अपन दिन में 3 बार तो खाते ही हैं कि छोटा सा नाश्ता लेना, खाना खाना, डिनर, लंच ना, तो उतनी 3 टाइम तो आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। आई नो बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन एक आइडियल बता रही हूँ, क्योंकि आइडियल इन द सेंस कि जितनी ज़्यादा आपके रिपीटेशंस होंगे ना उतनी जल्दी आपके न्यूरॉन एक्टिवेट होंगे। क्या होता है, मैं जब 50 बार 100 बार आप सेम वर्क को करोगे ना, तो वो न्यूरॉन्स जो है ना आपके उतनी जल्दी एक्टिवेट होंगे, उतना फास्ट वो होंगे। किसी भी मोमेंट्स को आपको 10,000 टाइम 10,000 बार जब एक मोमेंट को करोगे तो अब आपके न्यूरॉन को वो सिग्नल जाएगा कि ये मेरा काम है, ठीक है। तो 10,000 बार करने के लिए आप सोच लीजिए कि आपको दिन में कितनी बार वो मूवमेंट करना है। ऐसा भी नहीं है कि आप एक ही दिन में सारे कर दो, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े टुकड़ों में, कि आपके पास थेरेपिस्ट आ रहे, एक बार थेरेपिस्ट ने कर दिया, एक बार आपने कर दिया, इस तरीके से। कुछ पेशेंट्स पूछते हैं मुझसे मतलब कि रिकवरी कैसे कैसे जाती है, हम कितने मतलब थेरेपिस्ट को कितने टाइम के लिए बुलाएं, क्या है। ऐसा होता है कि जो पैरालिसिस सडन होगा, जिस दिन हुआ उस दिन से आप लेके चलिए कि 1 महीने में जो रिकवरी आ गई ना वो सबसे ज़्यादा रिकवरी है। मतलब 50 आपके ऊपर है कि आप 40%, 80%, 60% ऐसे आएगी। उसके बाद में जो रिकवरी आएगी वो 10% में इम्प्रूव होगी। 10%, 5%, 3%। सबसे ज़्यादा रिकवरी होगी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ये मैक्सिमम। तो इस टाइम पीरियड में आप लगा सकते हो। इस टाइम पीरियड में आप 2 थेरेपिस्ट लगाओ, आप एक थेरेपिस्ट को 2 टाइम बुलाओ, नो इशू। साथ में आप अपने पेशेंट की कंडीशन देख के रखना कि वो टॉलरेट कर पा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि वो ज़्यादा एजेड है, उनसे टॉलरेंस नहीं है उनका कि वो इतनी एक्सरसाइज टॉलरेट कर पाए, तो फिर आप एक एक टाइम रखिए। अगर आपको लग रहा है कि न्यू एज है और मतलब फास्ट है, एक्टिव है, तो फटाफट उनके 2 से 3 टाइम एक्सरसाइज स्टार्ट कराइए, ताकि उनकी रिकवरी जो है वो 2-3 महीने में फास्ट हो, उसके बाद में कुछ नहीं, उसके बाद में स्लो जाएगी। फिर ऐसा नहीं हो सकता, मतलब अगर आपको लगाने हैं ना पैसे, क्योंकि आई नो कि फिजियोस को बुलाना और सब चीज़ों में पैसे लगते हैं, बट लगाना है ना तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने में लगा लेना, उसके बाद में फिर जाना कोई सेंस नहीं है। सेंस इन द सेंस कि फिर उसके बाद में 2-3 टाइम लगाओगे तो भी वो स्लो ही रिकवरी रहेगी, 10%, 20%। स्टार्टिंग में लगा लो, उसके बाद में स्लो कर दो, आप भी स्लो कर दो 2-3 महीने के बाद कि ठीक है एक थेरेपिस्ट काफ़ी है, क्योंकि रिकवरी अच्छी हो जाएगी। और डिपेंड ऑन पेशेंट्स कि उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, उनकी क्या है, और अच्छी कैपेबिलिटी बढ़ सकती है। अगर आपके 3 थेरेपिस्ट आ रहे हैं, 2 थेरेपिस्ट आ रहे हैं, तो ये हो सकता है। अभी तो बहुत अच्छे न्यूरो रिहैब खुल चुके हैं, मैंने खुद हैदराबाद, अहमदाबाद विज़िट किया है। इतने अच्छे सुंदर से जो न्यूरो रिहैब खुले हुए हैं कि जिसमें आपको मॉर्निंग में, इवनिंग में दोनों टाइम एक्सरसाइजेज होती हैं, प्रॉपर नव ये मशीनरी लग रही है, प्रॉपर आपके मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो जहाँ पे आपको लगता है कि यार हमसे नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे न्यूरो रिहैब से आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर अपने पेशेंट्स को रख कर बेटर उनको रिकवरी दिला सकते हो। तो यही मेरी एडवाइस है कि आप उनकी
सबसे शुरुआत में सबसे ज़्यादा एक्सरसाइजेस कराइए, उनका न्यूट्रिशन मेंटेन कीजिए, पानी मेंटेन कीजिए, इमोशनली उनको स्टेबल रखिए, उनको बिल्कुल उतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो आपको हर चीज़ हक से बोल सके। और मतलब ये चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी कि इसे भूलना ही नहीं है, जब तक कि वो पेशेंट हैं आपके सामने और जब तक कि वो आप पे डिपेंड है, आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलनी है कि उनको हर थोड़े दिनों में ये फ़ील कराना है कि वो आपके ऊपर बोझ नहीं है। आप उनको आप बहुत आप करना चाहते हो, आप चाहते हो वो ठीक हो, आप चाहते हो कि वो जल्दी से ठीक हो, इसलिए आप ये सब कर रहे हो, ठीक है? ये सब ध्यान रखेंगे तो अपनी जो रिकवरी है वो आप फास्ट कर पाएँगे। साथ में ही अब मैं कल से एक्सरसाइज़ेज़ स्टार्ट करती हूँ, ताकि अगर आप घर पे ही करना चाहते हो, अभी कोई थेरेपिस्ट नहीं आ रहे हो, तो भी आप एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हो। साथ में ही उन पेशेंट्स के लिए भी बोलूँगी जिन्होंने एक्सरसाइज़ करके बहुत अच्छी लेवल पर आ गए, लेकिन उनको फिर भी लगता है कि हम ठीक है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट होंगे तभी निकलेंगे घर से बाहर। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी छोटी-सी भी प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल ठीक होना, मतलब जैसा शरीर पहले होता है वैसा ही वापस वापस होना बहुत इम्पॉसिबल है। मतलब अगर आप दौड़ नहीं पा रहे हो तो आप चल लो, आप चल नहीं पा रहे हो आप रेंग लो, आप खिसक लो, लेकिन अगर आपसे हो रहा है उतना स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्टार्ट करना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। परफेक्शन कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल आप परफेक्ट होगे तभी करोगे। जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा है। बाकी की कैसे ध्यान रखना है, कौन-कौन सी मशीनें यूज़ होती हैं, कितने-कितने टाइम कर सकते हो, ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।